मध्य मंडल है उसके ऊपर, और इसकी सीमा को क्या कहेंगे हम लोग? मध्य सीमा। समझ रहे हो ना? बहिर्मंडल है और बाह्य वायुमंडल। ठीक है। अब देखो ये जो क्षोभ मंडल है, ठीक ठीक है, इस क्षोभ मंडल की जो एवरेज हाइट होती है, ठीक है, वह है लगभग 13 किलोमीटर। कितना? ठीक है ना? मतलब एवरेज बता रहे हैं, कहीं ज्यादा होगा कहीं कम होगा, लेकिन एवरेज कितना होगा? 13 होगा। जैसे ध्रुवों पे, पोल्स के ऊपर ये जो लेंथ होगी यह होगी 8 किलोमीटर की, लेकिन जो भूमध्य रेखा है, जो हमारी इक्वेटर है, इक्वेटर पर यह होगा लगभग कितना? 18 किलोमीटर का। ठीक है। तो एवरेज अगर हम देखें तो जमीन से लेकर के 13 किलोमीटर की ऊंचाई तक का जो क्षेत्र होता है इसे क्षोभ मंडल कहा जाता है। ठीक है। जितने भी वातावरण में पर्यावरण से रिलेटेड जो भी तुम चीजें देखते हो, गैस हो गई, ठीक है, या धूल की कणें हो गए, धूल के कण, या फिर पर्यावरण में जो परिवर्तन तुम देख रहे हो, यह सारी चीजें हमें कहां देखने को मिलेंगी? इसी क्षोभ मंडल के अंदर। तो एक तरीके से कहो कि जो हमारा वातावरण है वह इसी वायुमंडल के अंदर है, जिसे कि हम क्या कहते हैं? क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल जहां पर समाप्त हो गया उसको कहेंगे हम क्या? क्षोभ सीमा। ठीक है। अच्छा एक चीज बताओ, जैसे जैसे हम हाइट में बढ़ते जाएंगे टेम्परेचर कम होगा कि ज्यादा होगा? कम होगा। तो यहां पर हमें क्या देखने को मिलता है, इस बात को और नोट कर लेना वहां पर, कि 165 मीटर अगर हम हाइट में, अगर हाइट 165 मीटर बढ़ रही है, यानी ऊपर की तरफ अगर हम जा रहे हैं 165 मीटर, ये एरो है ऊपर की तरफ, ठीक, अगर 165 मीटर की ऊंचाई हम ले रहे हैं, तो 1 डिग्री का टेम्परेचर गिर रहा है। बात समझ रहे हो? जैसे धरती पर अगर टेम्परेचर 32 डिग्री है, 165 मीटर ऊपर जाएंगे तो 31 हो जाएगा, और 165 जाएंगे तो 30 हो जाएगा। इस तरह करके हम ये 13 किलोमीटर के रेंज में हम ये चीज देखते हैं। ठीक। उसके ऊपर आता है बेटा क्या? उसके ऊपर आता है, अच्छा एक चीज और याद रखना, अब इस क्षोभ मंडल का सबसे अंतिम पॉइंट क्या है? क्षोभ सीमा। इक्वेटर के ऊपर, इक्वेटर मतलब क्या होता है? विषुवत, विषुवत रेखा कहते हैं ना, विषुवत वृत्त, विषुवत वृत्त कहते हैं। ठीक है। तो इक्वेटर के ऊपर यह टेम्परेचर -80 तक जा सकता है, मतलब यहां पे क्षोभ सीमा पे। तो यानी कि जो इक्वेटर है
उसके ऊपर अगर हम क्षोभ सीमा पर जाएं तो वहां पर टेम्परेचर कितना होगा, -80। ठीक है। और वहीं अगर हम ध्रुवों पे जा रहे हैं और ध्रुवों पे, अब जैसे मान लो कि ये है हमारी धरती, इसके ऊपर ये वाला जो क्षेत्र है ये है क्षोभ सीमा, तो अगर हम इस इक्वेटर के ऊपर आ रहे हैं तो -80, और इस पोल के ऊपर जा रहे हैं तो -45, इतने का टेम्परेचर हमें देखने को मिलता है। ठीक है। उसके बाद क्या आता है, उसके बाद आता है समताप मंडल। समताप मंडल यहां से समताप मंडल यहां से जो हाइट है वो होती है कितनी, लगभग 50 किलोमीटर की, मतलब 13 किलोमीटर यहां, इससे अब 50 किलोमीटर तक समताप मंडल होता है। ठीक। इसकी सबसे ज्यादा जो खासियत है, इसको जिस लिए हमें याद रखना है वह यह याद रखना है कि जो ओजोन की लेयर होती है, ओजोन की लेयर होती है ना, वो हमें समताप मंडल में देखने को मिलती है। तो क्वेश्चन सीधे सीधे पूछेगा कि ओजोन की जो लेयर है वह किसमें है, क्षोभ मंडल में, समताप मंडल में, मध्य या बाह्य, तो समताप मंडल में, वहां लिख लेना वो उसमें ओजोन लेयर। ठीक। ठीक है। अब इसके ऊपर आता है क्या, मध्यमंडल। मध्यमंडल, मध्यमंडल जो है वह, उसकी अगर हम हाइट की बात करें तो वह 80 किलोमीटर तक, ठीक, 80 किलोमीटर तक ये होता है। ठीक है। उसके बाद मध्य सीमा हो गया। मध्य सीमा के ऊपर एक और स्फीयर होता है जिसे कि हम कहते हैं ठीक। अब उसके बाद क्या आया है, समताप मंडल। ठीक है ना। जो हमें यहां पर, सॉरी, समताप मंडल के बाद मध्य मंडल, और मध्य मंडल के बाद बाह्य मंडल, मतलब बाहरी का, जो बाहर का जो वायुमंडल है। ठीक है। ये चीजें यहां तक क्लियर है। इस तरीके से हमारा जो जो वायुमंडल है उसको विभाजित किया गया है। ठीक। तो अगर क्वेश्चन ये पूछे कि जितनी भी वातावरण से रिलेटेड जो भी घटनाएं हम देखते हैं वह कौन से क्षेत्र में होती हैं, हाँ, क्षोभ मंडल। ठीक है। उसके बाद ओजोन कहां पाई जाती है, तो समताप मंडल में। ठीक है। तो अगर हम हाइट में ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो टेम्परेचर कम होगा। मीजो यानी क्षोभ मंडल में 165 मीटर तक, मीटर जाने पे 1 डिग्री का टेम्परेचर चेंज होता है। ये सारी बातें इस चैप्टर में लिखी हुई हैं। ठीक है। ये 2 ही पेज का चैप्टर था। ठीक। अब उसके बाद नेक्स्ट जो है हमारा वो है क्या, सौर विकिरण, ऊष्मा संतुलन एवं तापमान। ठीक है। अब इसमें हम देख लेते हैं सौर विकिरण क्या होता है। देखो, सौर विकिरण का मतलब होता है जिसे कि हम
सूर्य से आने वाली किरणें धरती में घुसती हैं, धरती पर पड़ती हैं, और जब वह धरती पर पड़ती हैं, मतलब द रेज विच आर कमिंग फ्रॉम सन फॉल्स ओवर द सरफेस ऑफ अर्थ, ठीक है ना। यानी सूर्य से आने वाली किरण धरती के ऊपर गिरती हैं, जिसे कि हम क्या कहते हैं, सूर्य तप या सूर्यातप या इंसोलेशन। इसको इंग्लिश में कहते हैं हम लोग क्या, आ रही है तो क्या होगी, इनकमिंग, है ना। सोलर यानी सूर्य से, रेडिएशन यानी विकिरण, किरणें, है ना। इनकमिंग सोलर रेडिएशन, इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में इंसोलेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, इंसोलेशन, यानी कि सूर्यातप। समझ गया ना। तो जो सूर्य से रेडिएशन आ रही है उसको शॉर्ट फॉर्म में इंसोलेशन या सूर्यातप कहते हैं। अब देखो, पृथ्वी जो है उसका स्ट्रक्चर जो है वह कैसा है, गोल, लेकिन थोड़ा सा चपटी हुई। इस जो ये शेप है, यानी कि कुछ ऐसे कहो, कुछ इस प्रकार, पृथ्वी कुछ इस प्रकार की है ना, ऊपर से थोड़ा सा चपटी, उसे जियोइड कहते हैं। क्या कहते हैं, तो वो जो शेप बन रहा है ना, वो गोला तो है नहीं, उसे क्या कहेंगे हम लोग, जियोइड या भू आभ, ठीक है ना, ये कहेंगे। अब तो जियोइड समझ गए क्या होता है ना, यानी भू आभ क्या होता है, जो धरती का शेप है, ठीक है ना। अब देख लो, अब मान लो ये है तुम्हारा सूर्य और ये है तुम्हारी पृथ्वी। हमें पता है कि पृथ्वी जो है इस तरीके से सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। यहां पे हम देख रहे हैं कि सूर्य की और पृथ्वी की दूरी कम होगी, लेकिन यहां और यहां क्या होगी, ज्यादा होगी। अब जब पृथ्वी की दूरी सूर्य से नजदीक होगी, सबसे नजदीक जिसे कहते हैं, ठीक है, क्या नजदीक नहीं, अभी पहले दूर का देख लो। मान लो यहां पे है धरती, ये वाली जो दूरी है ये सबसे कम है ना, और ये वाली दूरी जो है वो ये वाली दूरी जो है वो सबसे ज्यादा है, ठीक। तो 4 जुलाई को, ठीक है ना, पृथ्वी सूर्य से सबसे ज्यादा दूर होता है, और इस स्थिति को हम लोग कहते हैं अपसौर। क्या कहते हैं, एपहीलियन या अपसौर। तो क्वेश्चन अगर तुमसे पूछे कि अपसौर क्या है, तो अपसौर वह समय है जिस समय जो पृथ्वी है वो अर्थ से सबसे ज्यादा डिस्टेंस पे होती है। उसी प्रकार 3 जनवरी पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है, ठीक, और इसको हम कहते हैं क्या, उपसौर। उपसौर मतलब पृथ्वी सूर्य के निकट, ठीक है। अब देखो,
पृथ्वी की सतह पर सूर्य ताप में भिन्नता। ठीक है ना। अब देखो, ठंडा तो देखो, तुम्हें पता है कि कहीं कहीं पे गर्मी बहुत ज्यादा होती है भारत में, और कहीं भारत में गर्मी कम होती है। तो क्यों? यानी कि वहां पर सूर्य की, जहां धूप ज्यादा होगी वहां गर्मी ज्यादा होगी, और जहां धूप कम वहां पे गर्मी कम। ठीक है ना। तो यानी कि हम देख रहे हैं कि हम ये कह सकते हैं कि एक समय में धरती के ऊपर सारे हिस्से पे समान मात्रा में सूर्य की रोशनी नहीं जाती है। तभी कुछ क्षेत्र गर्म होते हैं, तभी कुछ क्षेत्र ठंडे होते हैं। अगर सब जगह एक समान सूर्य की रोशनी पहुंचने लगे तो फिर वहां पर क्या हमें देखने को मिलेगा कि वहां पर सब जगह बराबर मात्रा में टेम्परेचर रहेगा। लेकिन टेम्परेचर हर जगह का अलग अलग है। इसका मतलब है क्या कि हर जगह सेम मात्रा में टेम्परेचर नहीं है। इसका मतलब कि हर जगह जो सूर्य की रोशनी पड़ रही है वह बराबर नहीं पड़ रही है। इसी को कहा गया है पृथ्वी की सतह पर सूर्य ताप में भिन्नता, कि पृथ्वी की सतह पे अलग अलग जगहों पे सूर्य ताप अलग अलग क्यों होता है। ठीक है। इसमें अब इसके कुछ कारण हैं। क्या ऐसे कारण हैं जिनकी वजह से अलग अलग जगह गर्मी या सूर्य ताप अलग अलग है? तो उसमें लिख लेना सूर्य ताप में भिन्नता के कारक, सूर्य ताप में भिन्नता के कारक। लिख लिया। अब देखो, पहला लिखो पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना। ठीक है। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना, क्योंकि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती रहती है, इसलिए मान लो ये है। अब यहां पर लाइट पड़ रही है, ठीक है, तो यहां पर लाइट रखे 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 धीरे धीरे गर्म होगा। अब ये घूमता रहे तो लाइट बराबर एक जगह पड़ नहीं रही है, इसलिए हमें जो क्षेत्र पर कहीं हमें ज्यादा गर्मी या सूर्य ताप देखने को मिलेगा, सोलर इंसोलेशन या रेडिएशन ज्यादा देखने को मिलेगी, और कहीं कहीं पे इंसोलेशन यानी कि जो सूर्य ताप है वह हमें ज्यादा देखने को मिलेगा। पहला तो ये हो गया। दूसरा लिखेंगे क्या? सूर्य की किरणों का नति कोण। ठीक। अब नति कोण क्या है? तो देखो, अर्थ जो है वह, मान लो कि हमने अर्थ का यानी पृथ्वी का जो स्ट्रक्चर बनाया वह ऐसा था। ये होती है, मान लो ऐसे है पृथ्वी और ऐसे घूम रही है, लेकिन असल में पृथ्वी ऐसे नहीं है। ठीक है। पृथ्वी जो है वह एक्चुअली में क्या है, वह कुछ इस तरीके से है। मतलब पृथ्वी अपने जगह पे हल्का सा टिल्टेड है, मुड़ी हुई है, झुकी हुई है हल्का सा। ठीक है। अब ये जो झुकाव है, इसकी वजह से हम क्या देखेंगे कि जो सूर्य की किरणें आ रही हैं, ठीक है, जो सूर्य की किरणें आ रही हैं, ये देखो ये ऐसे टिल्टेड है। अब ये जो सूर्य की किरणें आ रही हैं, ये सरफेस पे बराबर नहीं पड़ रही हैं, कहीं कहीं पे क्षैतिज पड़ रही हैं। अब एक चीज मुझे बताओ, लाइट हम मारे तो जहां सीधी सीधी लाइट सूरज की रोशनी पड़ रही होगी वह क्षेत्र ज्यादा गर्म होगा कि जहां तिरछे में जाकर के पड़ रही हो, सीधी पड़ रही हो, है ना। तो हम क्या देख रहे हैं कि ये वाले जो क्षेत्र हैं, अब यहां पर देखो
सीधा पड़ने का मतलब होता है 90 डिग्री के कोण पे पड़े। ठीक, अगर हम यहां देख रहे हैं ध्रुवों पर, तो यहां पर 23 डिग्री पे पड़ रही है रोशनी, यहां देखें तो 47 डिग्री पे है। यहां पे यानी कि ये जो कर्क रेखा है, यहां पर हमें कितना देखने को मिल रहा है, 90 डिग्री। जो विषुवत रेखा है यहां पर कितना है, 66 डिग्री। वापस हम यहां देख रहे हैं मकर रेखा पे 43 डिग्री। ठीक है ना, यहां अगर हम देखें तो यहां पड़ ही नहीं रही है, 0 डिग्री। तो इसमें हम देखेंगे कि सबसे ज्यादा जो गर्मी या कहो जो इंसोलेशन पड़ रहा है, जो सूर्य का जो ताप जा रहा है, वह हमें कर्क रेखा के ऊपर देखने को मिलेगा। इसकी तुलना में इक्वेटर पे हमें कम देखने को मिलेगा। ठीक है ना, तो ये जो झुकाव है, जो हमने यहां दूसरा पॉइंट देखा कि सूर्य की किरणों का नति कोण, यह भी डिपेंड करता है कि कहीं कहीं गर्मी ज्यादा होगी, कहीं कहीं गर्मी कम होगी। तीसरा है दिन की अवधि, मतलब किसी कहीं पे अगर ज्यादा समय तक दिन है, दिन मतलब सूरज जहां ज्यादा समय तक, वो ज्यादा। वायुमंडल की पारदर्शिता, अब अगर मान लो वायुमंडल में जो हमने क्षोभन मंडल पढ़ा था, उसमें अगर मान लो कि खूब ज्यादा बादल हैं, बहुत बादल हैं, बहुत सारे धूल मिट्टी के कण हैं वातावरण में, तो बाहर से आने वाली जो रोशनी है, जो सूर्य की जो किरण है, जो इंसोलेशन है, वह इसी से टकरा कर रुक जाएगी बादल से, और धरती तक नहीं पहुंच पाएगी। तो इसलिए यह भी मायने रखता है, कहीं कहीं बादल ज्यादा होंगे तो वहां गर्मी कम होगी। ठीक, अंतिम है स्थल विन्यास, लेकिन ये और ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, चौथा पांचवा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। मेन जो सूर्य ताप में भिन्नता का कारण है वह है क्या, पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना, सूर्य की किरणों का नतिकोण और दिन की अवधि। ठीक है, दीज आर सम एग्जांपल्स। ठीक है, अब देखो ये हमेशा याद रखना एक चीज, ये कुछ भूलो ना भूलो, ये मत भूलना। ये मान लो सूर्य है, ठीक है, सूर्य से क्या हो रहा है कि किरणें आ रही हैं। अब देखो धूप में अगर मैं किसी वस्तु को रख दूं, मान लो एक स्टील की ग्लास लें और स्टील की ग्लास को धूप में रख दें, ठीक है, आधे घंटे बाद क्या होगा, गर्म हो जाएगा। फिर उसी धूप में से उस ग्लास को हटा करके अंदर छांव में रख दें तो क्या होगा, ग्लास ठंडा हो जाएगा। यानी कि पहले जो सूर्य की किरणें थी, यानी सूर्य का जो इंसोलेशन था, सौर्य विकिरण, विकिरण जो है, विकिरण मतलब होता है रेडिएशन, ठीक है, तो जब धूप में था तो वह जो ग्लास था वह सौर्य विकिरण को यानी सोलर रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर रहा था, ठीक है, और गर्म हो गया। जब हमने उसको छांव में रख दिया तो वो जो सोलर जो रेडिएशन से ग्लास गर्म हुई थी, वह अब उसी हीट को अपने से बाहर की तरफ छोड़ेगी। पहले एब्जॉर्ब करेगी तो गर्म हो जाएगी, और जब बाहर की तरफ छोड़ेगी यानी रिलीज करेगी तो ठंडी हो जाएगी। ठीक है ना, उसी प्रकार धरती के साथ भी होता है। धरती दिन में तुम देखोगे कि गर्म होती है, दिन में अगर तुम जमीन को छुओ तो गर्म रहेगी, लेकिन रात में ठंडी हो जाती है। क्यों? क्योंकि दिन में वह सौर्य विकिरण को यानी सोलर रेडिएशन को एब्जॉर्ब करती है, और रात को उसको क्या करती है, बाहर निकाल देती है, तो ठंडी हो जाती है। ठीक है ना,
ये याद रखना कि जब सूर्य से रोशनी या विकिरण या रेडिएशन धरती पर आ रही है तो वह लघु तरंग दैर्ध्य के रूप में होती है। किस रूप में होती है? लघु, शॉर्ट वेव लेंथ इसे कहते हैं। ठीक है ना? तो जब सूर्य से आ रही है तो किस में रहेगी? मतलब जिस जो रेडिएशन है उसकी रेडिएशन शॉर्ट वेवलेंथ की रहेगी जब वह सूर्य से धरती की तरफ आ रही हो तो। ठीक। और यही जब धरती से बाहर की तरफ निकल रही हो तो वह क्या हो जाती है? वह हो जाती है दीर्घ। दीर्घ मतलब कहेंगे लॉन्ग वेवलेंथ। तो शॉर्ट में एब्जॉर्ब होती है और रिलीज किस में होगी? लॉन्ग। ठीक है ना? ये चीज याद रखना। ठीक है। अब कभी कभी क्या होता है कि हमारे जो समताप मंडल है उसमें कौन सी लेयर होती है? ओजोन की, है ना? ओजोन की लेयर। साथ ही साथ हमें क्या देखने को मिलेगा कि नीचे जो क्षोभण मंडल है उसके में हमें क्या देखने को मिलेंगे? बादल, है ना? तुम्हारे ये धूल के कण, मिट्टी, ये सब जो हवा में उड़ती रहती है क्षोभण मंडल में हमें देखने को। तो सूर्य की रोशनी जब इन हमारे सतह पे आती है तो जो सूर्य के अंदर अल्ट्रावायल जो यूवी रेज या इंफ्रारेड रेज जो होती हैं इनको ओजोन द्वारा रोक दिया जाता है। ठीक है ना? साथ ही साथ बहुत सारी किरणों को हमारे बादल और जो धूल मिट्टी के कण हैं वो भी वापस लौटा देते हैं। ठीक है। तो कभी कभी क्या होता है कि ये जो छोटे छोटे कण होते हैं धूल के शोभन मंडल में, ये क्या करते हैं कि ये स्कैटरिंग ऑफ लाइट यानी कि उसे कहा जाता है प्रकाश के प्रकीर्णन। ठीक है ना? स्कैटरिंग ऑफ लाइट यानी कि स्कैटर कर देना। तो कभी कभी मतलब कभी कभी नहीं, हमेशा ये होता है क्या कि जब सूर्य की रोशनी बाहर से आ रही है वह हमारे वातावरण में मौजूद छोटे छोटे जो धूल मिट्टी के कण होते हैं उस पर जब पड़ती है तो वहां पर प्रकाश का प्रकीर्णन हो जाता है, जिसकी ये एक ये फिनोमिनन है प्रकाश का प्रकीर्णन। इसी की वजह से हमें उगता हुआ सूरज लाल दिखता है, आसमान का कलर नीला दिखता है, यह सारी चीजें हमें देखने को मिलती हैं। तो उसका कारण क्या है? प्रकाश का प्रकीर्णन। यह क्यों होता है? क्योंकि वातावरण में मौजूद छोटे छोटे जो धूल मिट्टी के कण होते हैं वह आने वाली सूर्य की जो विकिरण है, जो सोलर रेडिएशन है या जो सोलर रेज हैं, किरणें हैं, उनको क्या करते हैं? स्कैटर कर देते हैं, उनका प्रकीर्णन कर देते हैं। ठीक है। अच्छा, अब ये बताओ इसके हिसाब से सबसे ज्यादा गर्मी कहां पे होगी? मतलब सबसे ज्यादा रेडिएशन यानी सूर्य की जो विकिरण है वह कहां पर एब्जॉर्ब की जाएगी? कौन से क्षेत्र में एब्जॉर्ब की जाएगी? 90 डिग्री पे। इस क्षेत्र को हम लोग कहते हैं क्या? उपोष्ण उष्ण कटिबंध, उपोष्ण कटिबंधीय। हाँ हाँ, इसे हम क्या कहते हैं? उपोष्ण कटिबंधीय। तो सबसे ज्यादा गर्मी उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में हमें देखने को मिलेगी, क्योंकि यहीं पर 90 डिग्री का कोण बना रहा है कौन? सूर्य की रेखा। इसकी तुलना में इक्वेटर पे, ठीक है ना, यानी विषुववृत्त
जो विषुववत वृत्त है, इस क्षेत्र में इक्वेटोरियल जोन में हमें टेम्परेचर, या कहिए टेम्परेचर तो नहीं, लेकिन जो सूर्य का रेडिएशन है वह कम देखने को मिलेगा, यहां पर ज्यादा देखने को मिलेगा। तो अगर हम कहें तो उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र जो है वहां पर हमें ज्यादा देखने को मिलता है। ठीक, अधिक सूर्यताप उपोष्ण कटिबंधीय मरुस्थलों पर प्राप्त होता है, क्योंकि यहां मेघाच्छादन बहुत कम पाया जाता है, यानी कि यहां पर बादल वगैरह भी कम पाया जाते हैं। ठीक है, अब देखो थोड़ा सा एक चीज जान लो। जब सोलर रेडिएशन धरती पर आती है तो वह कौन सी तरंग होती है, लघु या दीर्घ? लघु। जब यहां से बाहर जो निकलेगी वो कौन सी होगी, दीर्घ होगी। अब देखो, मान लो ये एक गर्म बॉडी है, कोई भी चीज है हमने खूब गर्म किया, इसी गर्म बॉडी के कांटेक्ट में हमने एक, जैसे तुम लोग घर पे सब्जी बनाते हो, कभी बनाए हो सब्जी? नहीं बना? तो कभी भी तुम देखोगे कढ़ाई के अंदर अगर तुम वो पलटा होता है ना, जिससे कि हम लोग चलाते हैं सब्जी को बनाते समय, जो कलछी या पलटा होता है, तो लैडल जिसे कहते हैं, तो जब हम उसे चलाते हैं तो कभी कभी क्या होता है कि उसको रख करके बाहर थोड़ा सा घूमने चले जाओ, जब लौट के आओगे देखो तो वो कलछी भी गर्म हो जाती है, होती है ना? क्यों? क्योंकि होना तो कायदे से तो गर्म कढ़ाई हो रही है, लेकिन कढ़ाई के अलावा कलछी भी हमें गर्म मिल जाती है। क्यों? क्योंकि हीट का ट्रांसफर हो रहा है कढ़ाई से किसमें, उस कलछी में। ठीक है ना? जब भी किसी एक बॉडी से दूसरी बॉडी में हीट का ट्रांसफर होता है, उस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं कंडक्शन। क्या कहते हैं? कंडक्शन। जब भी किसी एक बॉडी से दूसरी बॉडी में करंट का प्रवाह हो जाए तो उसे कहते हैं कंडक्शन। तो टेम्परेचर, हीट या करंट, इसीलिए वो बॉडी जिनसे कि करंट पास कर जाती है, यानी यहां पर तार लगाए और यहां से निकल गई करंट, तो उस बॉडी को हम लोग कंडक्टर कहते हैं। समझ रहे हो ना? कंडक्टर अंग्रेजी में। तो उसी प्रकार यहां पर भी है कि जब एक बॉडी से दूसरी बॉडी में, यानी एक वस्तु से दूसरी वस्तु में जब हीट का, यानी कि ऊष्मा का, जो गर्मी है, वो हीट का अगर ट्रांसफर हो रहा है तो उसे हम क्या कहते हैं, कंडक्शन। और इसको हिंदी में कहा जाता है चालन। ठीक है ना? क्या कहा जाता है? हाँ, ठीक है ना? चालन। चालन मीन्स कंडक्शन। ठीक है ना? इस बॉडी से इस बॉडी के अंदर हीट का ट्रांसफर। अब हम ये बात जानते हैं कि जो तरंग धरती बाहर की तरफ छोड़ेगी वह कौन सी होगी, दीर्घ। सौर विकिरण से गर्म होने के बाद पृथ्वी के सतह के निकट स्थित वायुमंडलीय परतों में दीर्घ तरंगों के रूप में ताप का संचरण करती हैं। अब देखो क्या होगा, धरती गर्म हो गई, अब धरती गर्म है, धरती अब अपनी हीट बाहर निकालेगी, तो हीट क्या होगा कि अब धरती से, जो धरती के ऊपर हवा है, समझ रहे हो ना, अब वह हीट धीरे से किस में आएगी, हवा में आएगी। अब इसी हवा से, ये जो हवा है यह अपनी गर्मी ऊपर वाली हवा को देगी, फिर वह गर्मी ऊपर वाली हवा को देगी, और इस तरीके से वह हीट बाहर की तरफ निकल जाएगी। ठीक है ना? तो ये जो हम देख रहे हैं
जिसे कि सतह में, यानी एक सतह से जो हम देख रहे हैं कि हवा अपनी गर्मी को अपने ऊपर वाली सतह में, पहले कहां था, जमीन पे था, गर्मी जमीन में थी, जमीन से ऊपर वाली सतह की हवा में आई, फिर उसके ऊपर वाले सतह की हवा में आई। तो हम क्या देख रहे हैं कि हीट जो है, जो गर्मी है, उसका क्या हो रहा है, ऊपर की तरफ ट्रांसफर हो रहा है। ठीक है ना। तो ये एक तरह का कंडक्शन है, कंडक्शन है ना। लेकिन चूंकि ये हवा में हो रहा है, जमीन से हवा में हो रहा है, इसलिए इसको हम लोग नाम देते हैं क्या, इसको हम लोग नाम देते हैं कन्वेक्शन या संवहन। तो चालन और संवहन समझ गए हो ना। कंडक्शन और कन्वेक्शन में अंतर क्या है। कंडक्शन का मतलब होता है एनर्जी का या किसी भी करंट का एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर होना। ठीक। लेकिन यहां हम क्या देख रहे हैं कि जो ताप है, जो धरती का ताप है, वह वायुमंडलीय ताप में ट्रांसफर किया जा रहा है, एटमॉस्फेयर के। और ये जो ताप ट्रांसफर हो रहा है, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, कन्वेक्शन। ठीक, समझ गए। अब क्या होगा कि मान लो गर्म हुई हवा, हमेशा याद रखना गर्म हवा ऊपर की तरफ जाती है। अब मान लो गर्म हुई हवा यहां पे, और हवा तो ऐसी चीज है नहीं कि केवल यहां पे है तो यहीं पे उठेगी, हवा तो बहती रहती है। अभी यहां है, जो वायु यहां पे है, वहीं 10 मिनट बाद तुमको हो सकता है हवा मुखर्जी आउटरम लेन में मिले जाके, जो यहां गर्म हुई थी। तो हम अब यहां पर क्या देख रहे हैं कि अभी तक नीचे से ऊपर की ओर गर्मी ट्रांसफर हो रही थी, लेकिन जैसे ही ऊपर की तरफ गर्म हवा हुई, वह बह करके कहां चली गई, दूसरे क्षेत्र में चली गई, दूसरे एरिया में चली गई। तो यानी कि यहां हम देख रहे हैं कि अब हीट का जो ट्रांसफर हो रहा है, वह नीचे से ऊपर तो हो ही रहा है, साथ ही साथ लेफ्ट टू राइट भी हो रहा है। बात समझ रहे हो ना। नीचे से ऊपर जाने का मतलब यहां पर हवा गर्म हुई और यहीं से ऊपर अंतरिक्ष में निकल गई सीधा ऊपर की तरफ। लेकिन यहां क्या हो रहा है, पहले तो ऊपर आ रही है, फिर ऊपर से इधर जा रही है, जा रही है ना। इस प्रोसेस को यानी हॉरिजॉन्टली, क्षैतिज रूप में जो हवा का, जो हवा कह रहे हैं जो, अच्छा अब एक चीज और देखो, यहां पर मान लो हवा का टेम्परेचर हो गया था 40 डिग्री, ठीक है ना। अब ये बह गई हवा उधर की तरफ, तो यहां का टेम्परेचर कम हो गया, क्योंकि यहां की गर्म हवा तो बह करके कहीं और चली गई, है ना। अब जिस क्षेत्र में गई वहां का टेम्परेचर ज्यादा, ये गर्म हवा जिस क्षेत्र में बह के चली गई वहां का टेम्परेचर ज्यादा, है ना। तो जहां पर हम ये देखते हैं बेटा कि अब जो ट्रांसफर हो रहा है, जो हीट ट्रांसफर हो रही है, वह क्षैतिज संचलन हो रहा है, ठीक है ना। लंबवत तापन यानी नीचे से ऊपर की तरफ, अब क्या हो रहा है, क्षैतिज संचलन। तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, अभिवहन या एडवेक्शन। समझ गए। हाँ, कुछ कुछ टेम्परेचर कम होता है। अब देखो, गर्मी के दिनों में हम लोग देखते हैं ना, नाम सुनते हैं कि बाहर मत निकलो या बाहर निकलो तो गमछा ओढ़ के निकलो क्योंकि गर्म हवा लग जाएगी, जिसे कि हम लोगों के नॉर्थ इंडिया में उत्तर प्रदेश की तरफ लू कहते हैं, कि लू मार देगी, लू लग जाएगी, कहते हैं ना। तो जो लू है, जो लू चलती है, जो गर्म हवा चलती है, वो यही होती है एडवेक्शन। समझ रहे हो ना। यहां से अगर गर्म हवा चल रही है, आउटरम लेन की तरफ अगर जा रही है, या मुखर्जी नगर मेट्रो स्टेशन, जीटीबी नगर मेट्रो स्टेशन की तरफ अगर जा रही है, उस दौरान बीच में कोई बिना गमछा के पहुंच गया और हवा का टेम्परेचर अभी 50 डिग्री है ना। तो एक्चुअली क्या हो रहा है कि ये प्रकृति का एक नियम है कि प्रकृति हीट को बैलेंस करती है।
इस जगह का टेम्परेचर अगर प्रकृति देख रही है कि अरे यार 50 पहुंच रहा है, 60 पहुंच रहा है, तो तुरंत हवा वहां से दूसरी जगह बहेगी ठंडे क्षेत्रों की तरफ, और उस ट्रेवलिंग में जो बीच में पड़ गया उस गर्म हवा के, वो निपट गया, तो लू उसे हम कहते हैं। ठीक है, तो कन्वेक्शन, एडवेक्शन और कंडक्शन तीनों पता चल गया ना, तीनों में क्या है अंतर। अब पृथ्वी का ऊष्मा बजट वही है, इसको तुम, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। कुल मिलाकर के कहने का मतलब ये है कि पृथ्वी जितना लेती है उतना ही बाहर छोड़ देती है। ठीक है, अगर पृथ्वी जितना ले रही है उतना बाहर अगर नहीं छोड़ पा रही है, मतलब जितना इनकमिंग आया उतनी ही एनर्जी बाहर की तरफ निकल गई। ठीक, लेकिन अगर यही इनकमिंग मान लो हो रही है 100 की और आउटगोइंग हो रही है 75 की, ठीक है, तो कम मात्रा में वापस जा रही है अंतरिक्ष में, है ना, तो उस केस में क्या होगा, उस समय उस केस में यह होगा कि जो धरती है उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा। ठीक है ना। अब ये कैसे होता है, तो ये ऐसे होता है कि मान लो ये धरती है, ये है मान लो धरती की सतह, बाहर से लाइट आई 100 की, और यहां से भी इसको बाहर भेजना है धरती से, लेकिन हुआ क्या कि वातावरण में कुछ गैस हो गई जिन्हें की कहा जाता है ग्रीन हाउस गैस, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्या है कि मान लो यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड है पूरे क्षेत्र में, कार्बन डाइऑक्साइड जो लघु तरंगे होती हैं उनके लिए तो पारदर्शी होती है, ट्रांसपेरेंट, मतलब अगर आने वाले के लिए वो क्या रहेगी, पारदर्शी रहेगी, लेकिन लॉन्ग वेव के लिए यानी कि जो दीर्घ तरंगे हैं जाने वाले की, उसके लिए वे ट्रांसपेरेंट नहीं होती हैं, वह ओपेक हो जाती हैं। ओपेक को हिंदी में क्या कहते हैं, अपारदर्शी। तो अब ये जो रे बाहर जा रही थी, यही कार्बन डाइऑक्साइड घुसने तो दी, लेकिन निकलने के समय निकलने नहीं दी इसको, और ये गर्मी अंदर ट्रैप हो गई, और इसी को हम कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। ठीक, और इस इफेक्ट को कहते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। ठीक है ना। ग्रीन हाउस जानते हो क्या होता है, नहीं, ग्रीन हाउस नाम कहां से आया, कभी तुम लोग अगर गांव की तरफ गए हो तो तुम देखोगे क्या कि किसान जो होते हैं वह अपने खेत के अंदर प्लास्टिक का घर बना देते हैं, कभी देखा है, नहीं है? हाँ, वीडियोस में क्या होता है कि किसान जो होते हैं वो अपने खेत के अंदर एक प्लास्टिक का घर बना देते हैं और उसके अंदर खेती करते हैं, और उसमें क्या होता है कि वह ठंडी के दिनों में भी गर्मी वाली फसलें पैदा कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि बाहर से जो हीट आ रही है अंदर सूरज की, वह उस प्लास्टिक के घर के अंदर कैद हो जाती है, और अंदर का वातावरण, अंदर का जो टेम्परेचर है वह चूंकि ज्यादा हो जाता है, इस वजह से अंदर वो फसलें पैदा की जा सकती हैं ठंडी में भी जो कि गर्मी में पैदा होती हैं। ठीक, यहां भी वही ग्रीन हाउस की तरह का केस बन रहा है। उसे क्या कहते हैं, उसे ग्रीन हाउस कहते हैं। यहां हम वही ग्रीन हाउस वाला केस दिख रहा है हमें। ठीक, यहां भी बाहर से एनर्जी आ रही है और आकर के ट्रैप हो जा रही है। अब इसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, हमारे ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं। ठीक है ना, तो ये चीज। वन सेंटीमीटर नहीं, 1 डिग्री सेल्सियस। बहुत कूल, बहुत ज्यादा। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा जो है
वह है क्या? तापमान। ठीक है ना। अब टेम्परेचर क्या होता है? जब भी सूर्य की जो ऊर्जा है या जो सूर्य की विकिरण है वह धरती पर आएगी तो वह धरती को क्या करेगी? उसके साथ इंटरेक्शन, मतलब उसके साथ मान लो जो सूर्य की ये रोशनी है, ये धरती है, ये आई इसके साथ मिली, ठीक है ना। इससे क्या होगा? इसका जो है टेम्परेचर बढ़ेगा। तो कहते हैं क्या कि जब सूर्य की रोशनी पृथ्वी से आकर के मिलती है तो यह यहां पर गर्मी जनरेट करती है, तापमान यहां का क्या यहां का जो यहां पर हीट जनरेट करती है, ठीक है ना। और ये जो हीट जनरेट हो रही है इसको हम लोग टेम्परेचर में नापते हैं, तापमान में नापते हैं, ठीक है ना। जो गर्मी यहां पर पैदा हो रही है, ठीक है ना। जैसे गर्मी के दिनों में सूर्य आता है, सूर्य की रोशनी आई, सतह को गर्म कर दी, उस गर्मी को हम किस में नापते हैं? तापमान में, कि आज का तापमान इतना है, आज का तापमान इतना, ठीक है। अब तापमान जो है वह डिपेंड करता है क्या? कुछ फैक्टर्स पे, कि कहां का तापमान किस प्रकार का रहेगा, हम वो देख लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। हाँ ये रहा। अब देखो, तापमान, जगह जगह का तापमान अलग अलग होने के कई सारे कारण होते हैं। जैसे दिल्ली का तापमान आपको अलग दिखेगा, कहीं और का अलग दिखेगा, इसी समय हिमाचल चले जाओ वहां का तापमान तुमको अलग दिखेगा, ठीक है ना। इसके कारण क्या है? इसके कुछ कारण हैं जो कि हम एक एक करके देख लेते हैं। पहला है क्या? पहला है उस स्थान की अक्षांश, यानी लैटिट्यूड। लैटिट्यूड जानते हो कि नहीं? जो अर्थ को बीच से जो रेखाएं काटती हैं, जैसे कि जो इक्वेटर है वह भी एक लैटिट्यूड है 0 डिग्री पे, ठीक है ना। तो अब ये बताओ मुझे कि 0 डिग्री वाला क्षेत्र ज्यादा गर्म होगा कि ऊपर चले जाओ पोल्स की तरफ, ध्रुव की तरफ, वो वाले क्षेत्र? 0 वाला ज्यादा गर्म होगा। क्यों? क्योंकि पोल की तरफ वो बना है, देखो ये वाला क्षेत्र जो है ये ज्यादा गर्म होगा कि ये वाला क्षेत्र गर्म होगा? ये वाला ना, 0 डिग्री वाला। क्यों? बिल्कुल, यहां पर सूर्य की क्या हो रही है? डायरेक्ट रोशनी पड़ रही है। तो इसीलिए वह जगहें, वह प्लेसेस, दोज प्लेसेस विच आर लोकेटेड एट लोअर लैटिट्यूड, लोअर लैटिट्यूड मतलब निचले अक्षांश यानी 0 डिग्री के आसपास, तो वहां पर गर्मी हमें ज्यादा देखने को मिलेगी, क्योंकि वहां पर रेडिएशन या इंसोलेशन जो है, सूर्य के जो किरणें हैं वह ज्यादा आ रही हैं। दूसरा है क्या? एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड, ठीक है। एल्टीट्यूड का मतलब होता है हाइट, जमीन से हाइट, इसे हिंदी में कहते हैं उत्तुंगता, ठीक है ना। एल्टीट्यूड, लैटिट्यूड में और एल्टीट्यूड में कंफ्यूज मत होना। लैटिट्यूड का मतलब है अक्षांश, ठीक है ना। मतलब तुमको हम ऐसे समझाएं, देखो मान लो कि ये है तुम्हारी पृथ्वी, गोल है, अभी ऐसे समझो गोल है, ठीक है।
भारत यहां पे है, और जो अंटार्कटिक और आर्कटिक है वो ऊपर की तरफ है, यहां पे है कहीं पे। ये हो गया है लैटिट्यूड, ये है 0 डिग्री पे, ये और ऊपर, ये और ऊपर, ये और ऊपर, ये इस तरह। ये हो गया अक्षांश। दूसरा तुमसे बोल रहा है क्या, उत्तुंगता यानी एल्टीट्यूड। तो अब एल्टीट्यूड भी यहां नहीं है, अब एल्टीट्यूड जो है उसको यहां नापेंगे, इससे कितना ऊंचाई पे है। ये मान लो ये सरफेस है, तो इस सरफेस से कितने आप ऊंचाई पे हैं, समझ रहे हो ना, ऊंचाई, हाइट को। तो हाइट में अगर हम देखें तो तुम ये बताओ, हमने तुमको बताया कि जैसे जैसे हम वातावरण में ऊपर की तरफ जाते हैं गर्मी कम होती जाती है, यानी कि हाइट के साथ टेम्परेचर कम हो रहा है। इसीलिए देखोगे क्या कि जो पहाड़ी क्षेत्र होते हैं, जैसे दिल्ली में जब 40 डिग्री की टेम्परेचर होती है, तो तुम अगर मनाली, शिमला, हिमाचल की तरफ चले जाओ, तो चूंकि वो ऊंचाई पे बैठ स्थित हैं, इसलिए वहां का टेम्परेचर हमें कम देखने को मिलता है। ठीक है, अच्छा। अब एक चीज याद रखना, हर 1000 मीटर की ऊंचाई पर बढ़ने पर लगभग 6.5 डिग्री सेल्सियस कम होता है जो दर है। मैंने वहां पर बताया था ना कि एक कितना बताया था, 165। ये बताते हैं क्या कि जब हम लोग 1000 यानी 1 किलोमीटर की अगर हम ऊंचाई पर ऊपर जा रहे हैं, तो लगभग 6.5 सेल्सियस की दर से की रेट से टेम्परेचर कम होता है, और इसको कहा जाता है सामान्य ह्रास दर, यानी नॉर्मल लैप्स रेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना हमेशा कि नॉर्मल लैप्स रेट क्या होता है। तो जब भी हम एल्टीट्यूड में यानी उत्तुंगता में जब हम ऊपर जाते हैं, तो हर 1 किलोमीटर पर 6.5 डिग्री सेल्सियस की जो जो दर है, उस दर से क्या होगा, टेम्परेचर कम होता है, उसे हम एनएलआर कहते हैं, नॉर्मल लैप्स रेट कहते हैं। ठीक है, तीसरा है समुद्र से दूरी। देखो तुमको ये बात पता होनी चाहिए, पानी, तुम देखोगे कि रेगिस्तान में चले जाओ, रेगिस्तान में दिन में टेम्परेचर 50 डिग्री 55 डिग्री पहुंच जाता है, लेकिन रात में वही टेम्परेचर 1 डिग्री 2 डिग्री तक चला जाता है। तो दिन में रेगिस्तान में जितनी गर्मी होती है, उतनी ही रात में ठंडी भी होती है। लेकिन समुद्र पे जाओ, समुद्री क्षेत्रों में, वहां दिन में तुमको 30 डिग्री 35 डिग्री तक ही टेम्परेचर बढ़ते दिखेगा। ठीक है, खूब जाएगा तो 36 37। और रात को वह जो क्षेत्र है, वहां पर टेम्परेचर जो है वह 22 डिग्री 23 डिग्री। मतलब तुम देख रहे हो क्या कि जमीन की तुलना में पानी जो है वह धीरे गर्म होता है। समझ रहे हो ना, 1 घंटे में रेगिस्तान 20 डिग्री से 40 डिग्री पहुंच गया, लेकिन उसी 1 घंटे में जो समुद्र है उसका पानी जो है वह 20 डिग्री से 25 डिग्री 30 डिग्री पहुंचा। तो यानी कि पानी धीरे गर्म होता है जमीन की तुलना में, और पानी धीरे ठंडा भी होता है जमीन की तुलना में। इसीलिए रात को वो तुरंत ठंडी हो गई रेगिस्तान में, लेकिन यहां पर अभी भी गर्मी है क्योंकि ये धीरे धीरे ठंडा हो रहा। ठीक है ना, तो इसीलिए हम क्या देखेंगे कि समुद्र से दूरी, ठीक है ना, समुद्र से दूरी जितनी रहेगी आपके यहां का टेम्परेचर उस हिसाब से मेंटेन रहेगा। ठीक है, दूसरी ये हो गया, उसके है बाद अच्छा
तीसरा है एयर मास एंड ओशन करंट, यानी कि वायु संहति तथा महासागरीय धाराएं। अब जिस प्रकार हमने यहां पर क्या देखा, हमने देखा कि एयर गर्म हुई, ऊपर की तरफ उठी, वो बह के गई दूसरी जगह। तो अब टेम्परेचर कहीं का, तापमान कहीं का, अब मान लो जैसे हम दिल्ली में गर्मी है, अब दिल्ली में मान लो गर्मी अगर पड़ रही है, तो दिल्ली में गर्मी पड़ने का एक रीजन ये भी होता है कि हमारे जो दिल्ली के अगल बगल वाले क्षेत्र हैं, जैसे राजस्थान हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, यहां पर यहां मैदान है, ये दिन में बड़ी तेज गर्म हो जाते हैं, और यहां से हवाएं चलती हैं और किधर की तरफ बढ़ती हैं, दिल्ली की तरफ बढ़ती हैं। अब गर्म हवाएं जो हैं वह अपने साथ क्या लेकर के आ रही हैं, गर्मी लेकर के आ रही हैं और दिल्ली का टेम्परेचर बढ़ा दे रही हैं। तो हमने देखा क्या कि जिस प्रकार हवाएं एक जगह से दूसरी जगह गर्मी को ट्रांसफर कर रही हैं, तो हवाएं जो हैं या कहिए वायु संहति यानी बहती हुई हवाएं, ये भी डिपेंड करती हैं कि कहीं का टेम्परेचर कैसा रहेगा। समझ रहे हो ना? उसी प्रकार महासागर की जो धाराएं होती हैं, जो ओशन की करंट होती हैं, लहरें, वह भी क्षेत्रों में डिसाइड करती हैं कि किसी भी क्षेत्र का, अब जैसे मान लो महासागर है कोई भी, या समुद्र का पानी है, समुद्र दिन भर गर्म हुआ है ना, और वहां पर क्या हुआ, लहर बनी और उस गर्म पानी को ले जाकर के किसी क्षेत्र में ले जाकर के पहुंचा दी। अब उस क्षेत्र का भी पानी गर्म हो जाएगा और उसकी वजह से वहां भी गर्मी बढ़ जाएगी। तो जिस प्रकार जमीन पर हवा कार्य कर रही है, उसी प्रकार पानी में लहरें काम कर रही हैं, ठीक है ना, और ये एक जगह से दूसरी जगह तक क्या कर रही हैं, हीट को ट्रांसफर कर रही हैं। हाँ हाँ, क्योंकि उसका कारण यह है कि पानी देर से गर्म होता है और देर से ठंडा होता है, ये याद रखें, ठीक है। तो ये चीज हो गई। अब ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर है कि कौन से समय में कितना डिग्री टेम्परेचर रहता है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर एक बढ़िया टॉपिक है, इंपॉर्टेंट है। इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर, ये क्या होता है? देखो, कई बार हमने क्या पढ़ा है कि जैसे जैसे हम हाइट में ऊपर जाते हैं, टेम्परेचर क्या होता है, कम होता है, टेम्परेचर घटता जाता है। लेकिन वातावरण में कभी कभी क्या देखने को हमें मिलता है, कभी कभी ऐसी घटनाएं देखने को मिलती हैं कि हम नीचे से ऊपर तो जा रहे हैं, टेम्परेचर घट रहा है, लेकिन कभी कभी क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ने लगता है ऊपर जाकर के, एक ऐसा कंडीशन बन जाती है। तो सामान्य रूप से जब भी हम वातावरण में नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं, मतलब व्हेन वी आर मूविंग फ्रॉम डाउनवर्ड टू अपवर्ड इन द एटमॉस्फेयर, नेचुरली द टेम्परेचर डिक्रीजेस। आमतौर पर टेम्परेचर डिक्रीज करता, बट समटाइम्स, कुछ समय, इट हैज बीन ऑब्जर्व्ड दैट एट सर्टेन हाइट, कुछ हाइट पर जाने के बाद द टेम्परेचर स्टार्ट्स टू इंक्रीजिंग। जो उसे घटना चाहिए था वो क्या होने लगता है, फिर से 1 डिग्री 2 डिग्री बढ़ने लगता है। इसको कहते हैं टेम्परेचर इन्वर्जन। समझ गए ना? कुछ बहुत रॉकेट साइंस नहीं है, बस इतना समझना है कि अमूमन नीचे से ऊपर जाने में टेम्परेचर घटता है, लेकिन कभी कभी हम क्या देखेंगे कि ऊपर पहुंचने के बाद और ऊपर जा रहे हैं तो टेम्परेचर बढ़ने लगा, और इसे क्या कहेंगे हम लोग, टेम्परेचर या तापमान का व्युत्क्रमण। ठीक है, इसके लिए क्या क्या मतलब थोड़ा सा माहौल बने तो ऐसा कुछ कंडीशन हो तो उसको देख लें हम। तो अक्सर ये जो टेम्परेचर इन्वर्जन है बहुत थोड़े समय के लिए होता है, मतलब ना परमानेंट नहीं है, थोड़े समय के लिए, और यह काफी सामान्य घटना है। अब हो गया, बात समझो कैसे। जैसे मान लो यह है धरती की सतह, मैं तुमको सिंपल सा एक एग्जांपल दे रहा हूं।
सारी गर्मी धरती ने निकाल दी। ठीक है, अब धरती के ऊपर की हवा है ठंडी, क्योंकि जो गर्म वाली थी वो बह के चली गई, ठंडी है। अब मान लो इतने ऊपर तक ठंडी हवा है धरती के, ये डिस्टेंस मान लो 5-6 किलोमीटर, 10 किलोमीटर की 5-6 किलोमीटर की डिस्टेंस है ये। अच्छा, ये धरती तो ठंडी हो गई, लेकिन यहां हमें एक दूसरी चीज क्या देखने की, कहीं दूसरे क्षेत्र से, कहीं दूसरे क्षेत्र, ऐसा थोड़ी है कि यहां की कहीं यहां की जो गर्म हवा है वो कहीं जाएगी और यहां पे कहीं से गर्म हवा नहीं आएगी। ऐसा भी है कि इस क्षेत्र में जो अब ठंडा हो चुका है, कहीं गर्म जगह से गर्म हवा आ गई और वो गर्म हवा जो है इस ठंडी हवा के ऊपर रहेगी, क्योंकि मैंने हमेशा बताया गर्म हवा हमेशा ऊपर की तरफ रहेगी। तो इसमें क्या हुआ कि धरती के इतने क्षेत्र में तो ठंडी हवा है, इसके ऊपर क्या है, गर्म हवा। तो जैसे तुम नीचे से ऊपर जा रहे हो तो तुम तो सोच रहे हो कि बस ऊपर जाते जाएंगे ठंडी होती जाएगी, लेकिन जैसे ही तुम ऊपर पहुंचे, ऊपर तुमको मिल गई गर्म हवा और टेम्परेचर क्या हुआ, बढ़ने लगा। तो ये होता है टेम्परेचर इन्वर्जन होने का कारण। ठीक है ना। इसका मेन जो है क्या, वह है सर्दियों की मेघ विहीन लंबी रात, यानी कि बिना बादलों की ठंड में अगर रात है, तथा शांत वायु, ये जो है यह तापमान के व्युत्क्रमण के लिए एक आदर्श, मतलब वो है, क्या कहेंगे उसे, दशाएं हैं। मतलब अगर ठंडी रात, क्लियर स्काई, आसमान क्लियर हो, तो ये जो कंडीशन बनेगी वह क्या होगी, वह होगी तुम्हारी आदर्श होगी, किसके लिए, तापमान के व्युत्क्रमण के लिए। ठीक है, इतनी सारी चीजें क्लियर है ना। तो यही तुम्हारा ये चैप्टर था, समझ गए। नेक्स्ट क्लास में दो दो